हेलो साथियों, कैसे हैं। श्रेयान अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्वांटम मैकेनिक्स वाला चल रहा था। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो फेलियर वाला पोर्शन था, या जिसको कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्टिंग कैसे हुई, किन किन चीज़ों से, वो हम कंप्लीट कर चुके थे हमारे 3 वीडियो के अंदर। और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स जब फॉर्मुलेशन उसका हो गया है, यानी कि हम जब उसमें चल रहे हैं कि हाँ अब क्वांटम मैकेनिक्स हमें नहीं है कि मैकेनिक्स चाहिए जिससे हम बाकी सिस्टम जो हमारा सब एटॉमिक वर्ल्ड है उसको समझाएं। तो उसके लिए कुछ वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, फॉर्मुलेशन किया, जिसके अंदर मैंने आपको कल बताया था कि एक तो डिराक ने किया, फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग ने किया और श्रोडिंगर ने किया। ठीक है, तो श्रोडिंगर वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। श्रोडिंगर वाला ही आपके बीएससी के कोर्स में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वेव फंक्शन लेके, और उस वेव फंक्शन मतलब हर एक पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं कि वेव फंक्शन एसोसिएट करते हैं। देन उसके बाद में उसकी एनर्जी स्टेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। और देन उसके बाद में आइगन फंक्शन जो है कि उस एक एनर्जी के लिए जिस एनर्जी स्टेट में वो है या जिस स्टेट में वो है उसके लिए क्या एक वेव फंक्शन होगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसकी हम बात आज करने वाले हैं। ठीक है, उसकी बात करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जिनको हमें जो देखना पड़ेगा। और उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट, यानी कि अभिग्रहित क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं वो है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स की अभिग्रहित। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की क्या है, अभिग्रहित क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभिग्रहित या पोस्टुलेट का मतलब होता है कि जिनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इनको अगर मान के चलते हैं तो आगे आने वाले जो भी सिस्टम के लिए इनको अप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देता है ना। तो उसका मतलब क्या है कि इनको मान के चलना पड़ेगा, इनका कोई भी क्या कह सकते हैं कि प्रायोगिक सत्यापन, कोई सत्यापन नहीं है इनका। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें इनको मान के चलना पड़ रहा है और मान के चलेंगे तो ही हम आगे वाले जो सिस्टम है उनको इनको मान के चलते हैं तो हम सिस्टम को समझा पाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जो है हमारे पास पोस्टुलेट। एक होती है परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब है कि आप पहले सोचते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर उसके बाद उसको प्रूव करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूव नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो पोस्टुलेट के अंदर क्या है कि कोई भी सिस्टम है या कोई भी पार्टिकल है उससे रिलेटेड क्या होंगे, एक कुछ थ्योरेटिकल चलेगा और कुछ मैथमेटिकल जो फॉर्मूले रहेंगे वो रहेंगे। तो मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वाला सिर्फ आपको बता दूंगा, आप लिख लेना। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था कि कोई भी जो सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम से रिलेटेड क्या होगी, एक कोई एनर्जी स्टेट हो, उस एनर्जी स्टेट में कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल से रिलेटेड क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले तो वेव फंक्शन एसोसिएट विद पार्टिकल, ये लिख लेना, वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद पार्टिकल। ठीक है, पहला चीज क्या है, एक वेव फंक्शन होगा जिसे मैं किससे नोट कर रहा हूँ, साई से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह की चीजें होगी, है ना। मैं यहाँ पे इसको दो चीजों में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, है ना। एक तो किस में करूंगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला तो क्या है, वेव फंक्शन के फॉर्म में होगा, यानी एक फंक्शन होगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हिल्बर्ट स्पेस में हम जाएं, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में जाएं तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ब्रे या केट जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये होगा इस तरह से। ये क्या है, केट की फॉर्म में करेंगे। देन उसके बाद में अगर ये है तो इसमें किसमें करेंगे, वेव फंक्शन की फॉर्म में। दो तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। वेव फंक्शन क्या हो सकता है कि अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं तो किस तरह से करेंगे इसको, केट की फॉर्म में। और इसका क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट भी हो सकता है। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इस तरफ, ये इसकी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम उसमें कैसे लिखेंगे, डेगर की फॉर्म में। डेगर क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या होंगी, कॉलम या फिर रो मैट्रिक्स होंगी, ये क्या होंगे, वेव फंक्शन होंगे। ठीक है, ये क्या होंगी, कॉलम या रो मैट्रिक्स होंगे, ये क्या होंगे आपके पास वेव फंक्शन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, है ना। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो वेव फंक्शन होंगे क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, है ना। तीसरी बात, ये जो वेव फंक्शन इन पे कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, पहली चीज़ ये क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू। क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू इसकी मिलनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट पे दो वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। ठीक है,
उसके बाद और क्या हो सकता है इसके लिए, ये जो वैल्यू, हाँ कॉम्प्लेक्स वगैरह हो सकती है, अब कंफ्यूजन नहीं होना, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हम क्या ले रहे हैं, अब जब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम क्या करेंगे, उसका इसके साथ उसका मोड स्क्वायर करते हैं ना, तो जब मोड स्क्वायर करते हैं तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें ये हो जाती है। तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर और इंटीग्रेबल स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या है कि उसका इंटीग्रेशन, जो भी आप फंक्शन लेते हैं उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो वैल्यू, दो चीज़ें हैं इसके ऊपर होनी चाहिए जो मोस्ट है ना, ये चीज़ें नहीं होगी तो आप उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, है ना, बात करेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है, अगर इसकी बात करते हैं हम किसकी, वेव फंक्शन के लिए, तो वेव फंक्शन के लिए क्या होगा, साई मोड स्टार, ठीक है, डी टो का मतलब ऑल स्पेस के लिए, ठीक है, क्या होगा, ऑल स्पेस के लिए। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे किसकी, ऑपरेटर वाले में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ब्रे और कैट दोनों को इस तरह से लेंगे तो ये क्या हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, सिर्फ ये वाली, और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, यानी कि उस वेव फंक्शन के लिए पार्टिकल के उस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम इस तरह से इसको शो करते हैं। ठीक है, चौथा, ठीक है, अब क्या होगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, अभी मैं आपको लिखाऊंगा आगे ना, क्या होगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर डिसाइडेड होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। क्या होगा, तो क्या होगा कि एक ऑपरेटर इज एसोसिएटेड विद ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक ऑपरेटर जो है वो एसोसिएटेड होगा। ठीक है, उस ऑपरेटर को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, कुछ इस तरह से ऑपरेटर को डिनोट करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ये कैप लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, वो एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सब याद रखने वाली चीज़, क्योंकि पोस्टुलेट है, इनका कोई, मैंने आपको पहले कहा था, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला कि जो ये ऑपरेटर है तो इससे क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या है कि आप, मैंने आपको पहले कहा था, जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा था कि आप जब क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं, है ना, जहाँ पे पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है, तो आप कंप्लीटली किसी एक नेचर के बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आप किसी एक नेचर के बारे में कंप्लीटली कहते हैं कि हाँ ये पार्टिकल है, तो इसका मतलब वेव नेचर कंप्लीटली वहाँ से क्या होगा, डिमोलिश हो जाएगा, वो वहाँ पे वेनिश हो जाएगा, वहाँ नहीं रहेगा। और अगर आप कहते हैं कि पार्टिकल वेव नेचर है, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल नेचर वहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर वहाँ रहेगा, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, वो एग्जैक्टली नहीं होगी। जो एग्जैक्टली हम कहाँ बात करते हैं, हम ये कह सकते हैं, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली मेरी इस दीवार से या आपके इस कैमरे से इतनी डिस्टेंस पे, बोर्ड से इतनी डिस्टेंस पे मैं एग्जैक्टली हूँ। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये नहीं कहा सकता कि एटम के अंदर ये इतनी डिस्टेंस पे है। हम कहेंगे एक्सपेक्टेड कि हाँ इस एरिया में हो सकता है, और यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो वहाँ हम किससे बात करेंगे, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी के लिए बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाती है कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वेव फंक्शन के लिए, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, ये इस तरह से कि साई स्टार ए साई डी टो अपॉन साई स्टार साई। ठीक है, और अगर बात करेंगे किसके लिए, ऑपरेटर के लिए, तो क्या हो जाएगा, साई ए साई अपॉन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, ये ब्रे और ये कैट, तो ब्रैकेट, है ना। तो कुल मिला के ये आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू रहेगी। जब वेव फंक्शन दे रखा है, तो वेव फंक्शन का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल, साइन थीटा, ऐसे में कोई वैल्यू दे रखी है तो हम इससे सोल्व करेंगे, और अगर मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है तो हम किससे सोल्व करेंगे, इस तरह से इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
या इसका स्क्वायर है ना, इसीलिए दिमाग में रखना ना। चलिए तो और देख लेते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो ठीक है, मेनली यही हैं जो आपके यूज़ में आने वाले हैं। और अच्छा एक चीज़ और, एक्सपेक्टेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाती है यहाँ पे। और उसके अलावा जो हमने कल पढ़ा था ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या देखा, डेविएशन। ये जो हम इस तरह से लिखते थे, मैं मिटा रहा हूँ ये चीज़, एक ये भी लिख लेना। ये फॉर्मूला भी कई बार जो है आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इस पर न्यूमेरिकल आता है, लेकिन न्यूमेरिकल तो नेट के क्वेश्चन उसमें आता है लेवल में, आपके नेट के लेवल पर नहीं आएगा। यहाँ से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के, वो नेट के बनते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने पर ध्यान नहीं देना। इतना डीपली हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना डीपली आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है हम आगे क्या देखने वाले हैं कि डेविएशन है ना। छठा आप देखिए कि कोई भी जो आपके पास जब आपने ये ऑपरेटर से फाइंड आउट कर लिया आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हमने डेविएशन देखा था, अनसर्टेनिटी देखी थी। ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, डेविएशन, या फिर कह सकते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, जिसे मैंने डेल्टा ए कहा था, मान लीजिए इसके लिए ऑपरेटर के लिए, तो डेल्टा ए क्या होगा, वो जो डेल्टा ए होगा वो होगा रूट में माइनस। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या आएंगे, अलग अलग। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप निकालेंगे ये ए और उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इससे जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उससे निकालेंगे। देन उसके बाद में यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। अच्छा आप देख लीजिए कि ए स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर उससे देखें तो ये हो जाएगा साई स्टार ए स्क्वायर और टो। ये टो का मतलब क्या है, ऑल स्पेस के लिए है ना, ये इस तरह से। तो ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर का इससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ रखेंगे, इससे वैल्यू फाइंड आउट करके उसका स्क्वायर करके वो यहाँ रखेंगे, और दोनों का जब आप क्या करेंगे माइनस करके उसका रूट लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी या फिर डेविएशन। ठीक है, वो होगा हमारे पास डेविएशन। तो ये हमारे पास जो अनसर्टेनिटी हम कल डिफाइन कर रहे थे कि डेल्टा ए या डेल्टा पी डेल्टा एक्स क्या होता है, तो डेल्टा एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रखेंगे, उसको वहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये याद रखने वाली। अभी जो भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो याद करने वाली, समझने वाली जो है वो हम जब उसमें चलेंगे वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स, और तब हम वो चीज़ें हैं जो समझने वाली चीज़ें आपके पास। अभी ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी याद करने वाली, क्योंकि ये क्या है, पोस्टुलेट है, इनको मान के ही चलना है। ठीक है, चलिए तो ये पोस्टुलेट नॉर्मली जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने आपको लिखवा दिए हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये है कि जो ऑपरेटर है, मैंने अभी आपको क्या कहा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी उसे किससे दे रहे हैं, ऑपरेटर से दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ऑपरेटर हैं वो भी आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि किस ऑपरेटर के लिए या किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाते हैं, ये भी एक पोस्टुलेट का पार्ट है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये तो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ये इसके लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, कि वो ऑपरेटर कैसा होगा। ठीक है, कि वो ऑपरेटर जो है वो कैसा होगा, उसकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। और ऑब्जर्वेबल क्या, किसी फिजिकल क्वांटिटी को तो ऑब्जर्व करेंगे और किसको करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल या फिजिकल क्वांटिटी है, उसके साथ साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर हम 3 डायमेंशन में पोजीशन को देखें, किसको देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोजीशन क्या होती है, आर की फॉर्म में होती है, वेक्टर फॉर्म में। यहाँ जो पोजीशन को लिखेंगे किसके लिखेंगे, इसकी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और 1 डायमेंशन में भी किस में लिखेंगे, एक्स कैप वाई कैप, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसकी फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट केस। सेकंड है मोमेंटम, मोमेंटम पी, यहाँ जो मोमेंटम होगा, ठीक है, तो वो मोमेंटम क्या होगा, अगर 1D की बात करूँ, 1 डायमेंशन की बात करूँगा, तो 1 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, ये होता है माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल। क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, अगर यही मोमेंटम 3D में बात करते हैं,
3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, माइनस एच कट ये डेल आ जाएगा। अब इस डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब है डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। और आयोटा एच के हर किसी के साथ ही जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है टोटल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, p²/2m, ठीक है। तो p² कितना, मैं 3D में चल रहा हूँ, ये है p² हमारे पास, ये मतलब ये p है, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे 2m से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आयोटा माइनस का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। एच कट का स्क्वायर, एच कट स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर, तो क्या है माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और साथ में डेल स्क्वायर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। अब इधर लिख दूँ, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास ये आपके पास मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आ जाएंगे। फोर्थ में आपके पास है, सपोज कर लीजिए कि टोटल एनर्जी है ना, जिसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हैमिल्टोनियन होगा एच, क्या होगा एच, जिसे हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं, और वो क्या होगा, उसकी वैल्यू देखिए, है ना। हैमिल्टन क्या होगा, तो आप देखिए टोटल एनर्जी होती है, तो उसका ऑपरेटर क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं इस फॉर्म में, तो वो बनेगा p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक के बाद पहले पोटेंशियल लिख लीजिए, उसके बाद हैमिल्टोनियन चलते हैं। पोटेंशियल जो भी होगी वो फंक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, आपके पास 4 नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी से v की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, ये इस तरह से। जो भी इसकी फंक्शन होगा, r में होगा, x में होगा, वो जो भी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। r और t की फॉर्म में भी हो सकता है ना भाई, इसके साथ साथ क्या, पोजीशन के साथ साथ टाइम की फॉर्म में भी हो सकता है, पर नॉर्मली जो है आपके पास जितने भी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो कौन से होंगे, r की फॉर्म में होंगे, क्योंकि t की फॉर्म में होते हुए क्या कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया इस इक्वेशन सोल्व, आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बाद में अगला आ जाएगा 5वां हैमिल्टन, है ना। हैमिल्टोनियन जिसे हम एच लिखते हैं, वो क्या होता है, जिसे हम टोटल एनर्जी बोलते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक कितनी है, p²/2m प्लस v, तो p²/2m की वैल्यू कितनी है, ये, तो इसका ऑपरेटर क्या बनेगा, ऑपरेटर बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, v की जगह लिखेंगे v/t, ठीक है, ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी से हम बोलेंगे, एक और ऑपरेटर बनता है इसका, है ना, कुल ऊर्जा ही ना, हाँ, टोटल एनर्जी का एक और ऑपरेटर बनता है जो इसमें बुक में दिया हुआ नहीं, आप लिख लेना, लेकिन है ना, एनर्जी ऊर्जा का ऑपरेटर जो बनता है कुल ऊर्जा, और वो क्या बनता है, वो ये बनता है कुल ऊर्जा का ऑपरेटर की ई, है ना, ई के लिए, और वो बनेगा आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, क्या बनेगा, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर सेम ही है, मतलब ये और ये ऑपरेटर जो एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि वो भी क्या ऊपर वाला टोटल एनर्जी है, नीचे वाला भी क्या है टोटल एनर्जी, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन बनाएंगे तो हम इन्हीं का यूज करके बनाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, है ना। तो मेनली जो है ये ऑपरेटर है जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स में आपके मैक्सिमम यूज आने वाले ऑपरेटर जो हैं वो होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने अभी जितना भी आधे घंटे का वीडियो लेक्चर ये बनाया है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आपके याद करने की है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था, क्योंकि ये पोस्टुलेट है, इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनको लेके ही हमें आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में, मिटा दूँ इनको, चलिए। तो अब मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं या प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। आइगन वैल्यू इक्वेशन, अच्छा एक होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन, वो भी देख लीजिए, है ना, ये आपने पढ़ी होगी।
तो आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है वो क्या होगी, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको यहाँ कहा था, मैंने कहा कि आपके पास क्या रहेगी, वेक्टर फॉर्म जो है उसके अंदर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में भी दिया जा सकता है ना। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं तो आइगन वैल्यू इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर को हम किसी केज के ऊपर यानी किसी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आइगन वैल्यू जिसे बोलते हैं, और ये इस तरह से आपको वापस इक्वेशन मिल जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो साई है इसे हम क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, यानी कि किसी ऑपरेटर को आपने अगर किसी एक वेव फंक्शन पे अप्लाई किया है तो आपको क्या मिल रहा है, उस वेव फंक्शन को अप्लाई करने पे आपको सिर्फ एक यहाँ पे वैल्यू मिल रही, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू की, कोई फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका फंक्शन इनिशियल था या जो आपके पास इनिशियली वेव फॉर्म था वही वेव फॉर्म आपको फाइनली मिला, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें ये आइगन फंक्शन होगा और जो हमारा ए होगा, ठीक है, ये क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जर्वेबल के लिए, या फिर कह सकते हैं कि इस ऑपरेटर के लिए, इस ऑपरेटर के लिए मान लीजिए ये पोजीशन ऑपरेटर है, तो उसके लिए यहाँ अगर देखते हैं तो पार्टिकल जो है वो कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी वो बाद में देख लेंगे, वो यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी। अभी इसके अंदर क्या है, 100% है, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा, यहाँ। अगर मान लीजिए मोमेंटम होता है तो इसका मोमेंटम कितना होता है, ए होता है। अगर ये एनर्जी होती है तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, ये होती है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि उस ऑपरेटर को अप्लाई करने से मतलब क्या है, इस ऑपरेटर को अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपको क्या वैल्यू वहाँ पे मिलेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वो आपको ये ऑपरेटर जो है वो देगा, और ये किससे देते हैं हम, आइगन वैल्यू इक्वेशन से देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे कुछ एक और हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं देखो आपको एक एक की सारी चीज़ें पढ़ाते जा रहा हूँ ना। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गई, उसके बाद में एक और चीज़ आती है यहाँ पे, और वो आता है कि पॉइजन ब्रैकेट, है ना। क्या आता है, पॉइजन ब्रैकेट आता है, जिसे कम्यूटेटर भी बोलते हैं हम लोग इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और वो ब्रैकेट क्या होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि एक ब्रैकेट आप दिमाग में रखेंगे जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, पॉइजन ब्रैकेट। और पॉइजन ब्रैकेट यहाँ क्या है कि इस तरह की फॉर्म में, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये पॉइजन ब्रैकेट जो है आपके कौन सा पॉइजन ब्रैकेट काम आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके कौन सा पॉइजन ब्रैकेट काम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके कौन सा है कि इस पॉइजन ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास, आप मान लीजिए कि एक्स और पी है, ये जो पॉइजन ब्रैकेट है ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट। कितनी होती है, आयोटा एच कट जो है इसकी वैल्यू होती है। और ये वैल्यू जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। कितनी होती है, आयोटा एच कट, और ये वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और देख लेता हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी की कोई बात है नहीं, ये वैल्यू आपको मैंने लिखवाई दी है। और एक दो न्यूमेरिकल है वो मैं भी आपको करवा दूंगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये छांटना पड़ रहा है। अपने पास तो क्या पूरी की पूरी किताब है जिसके अंदर नेट वेट सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। उसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या है मुझे उसकी बात करनी है। तो मैं इसलिए जो है इसी को, इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो देख के और उसके बाद में कि भाई हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, वो इसमें से हटा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी क्योंकि अगर नेट की तैयारी करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने को करनी पड़ेगी। बहुत सारे जो हैं अपने को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो इसी के करने पड़ेंगे। जो अगर नेट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसको बता दूं मैं, जो जेटली की बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, उससे मैं अभी ये सारे की सारी चीज़ें लिख पा रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ है। और अगर ये बदल देते हैं, क्योंकि यही आपको पूछा जा सकता है, इसके अलावा तो कोई चीज़ आपको पूछने के वो है नहीं, ठीक है। अगर इसको पी एक्स कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा एच कट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा एच कट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए एक्स और पी वाई लेते हैं, ठीक है, एक्स और पी वाई लेते हैं, कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए मैंने आपको कहा था कि पॉइजन ब्रैकेट के लिए जैसे ये वही चीज़ें चल रही है जैसे हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये था कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, है ना, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट मोमेंटम, कॉन्जुगेट पोजीशन एक्स एक्स की है, तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई उसमें अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, आयोटा एच कट आएगी।
टी एच कर देंगे तो माइनस आयोटा एच कट आ जाएगी, और अगर एक्स के साथ वाई लेते हैं तो उसमें क्या है कि वो जीरो आएगी। ये सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। ये पॉइजन ब्रैकेट भी कहाँ से आया, पॉइजन ब्रैकेट भी जो आया है वो आया कहाँ से, ये आपके पास आया है जो आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका आगे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो है उसी से हमने ये लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट का मतलब ये है कि सपोज लिखूँ क्या, वैसे ज़रूरी नहीं है, रहने दो, आपको बस ये चीज़ एक याद कर लेना, ठीक है। इसका मतलब पे हम लोग नहीं जाते हैं ना, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, वो नेट वालों के लिए छोड़ देते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से देखना है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू जो होती है वो आयोटा एच कट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू आपके पास हो ही गई, इससे आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए, हाँ, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। अब जितने सारी जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इस पर कैसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में सिंपल बनाया जा सकता है, क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन की बात यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, एक ये वाले ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर ए सिस्टम हुज स्टेट इज गिवन इन द टर्म ऑफ ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ 5 वेक्टर्स, ठीक है। और वो स्टेट क्या दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू, ये एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको ना, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको नॉर्मली जो है एग्जाम में दिया जाएगा। और वो क्या है कि 1 अपॉन, इसी एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें देख लेना आप ना, समझ जाओगे। ये है फाई 1 प्लस 2 अपॉन रूट, ठीक है। जो मैक्सिमम हार्डनेस हो सकती है क्वेश्चन की, वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। ये देन उसके बाद में √219 साइज की प्लस √319 फाइव फोर, और उसके बाद में √5 अपॉन 19, ये वैल्यू, ठीक है। तो है क्या, इसमें ये कह रहा है कि एक जो हमारे पास, ये तो सब फाई है, और ये जो है हमारे पास एक साई है, तो होगा क्या, आप ये समझिए कि ये सारी की सारी क्या है, आइगन स्टेट है। ये क्या है, आइगन स्टेट है, और उस आइगन स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन देखें हमें क्या दिया है, एक स्टेट दिया साई। जो आपका पार्टिकल है वो किस में है, वो इसमें है, इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है, इन सबके क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। और इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि हैमिल्टोनियन जो है आपका, अगर हैमिल्टोनियन आप इस फाई एन पे यानी कि किसी पे भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आपको वैल्यू जो मिलने वाली है वो कौन सी मिलेगी। तो ये क्या है, हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। एन क्या है, 1 2 3 जो भी है वो वैल्यू आपके पास मिली। तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर में, अभी इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको एक इक्वेशन में सारा का सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको नॉर्मली जो है ये फाई 1 और फाई 2 तक का लीनियर कॉम्बिनेशन देंगे, इससे आगे लीनियर कॉम्बिनेशन देंगे ही नहीं, ठीक है। या हो सकता है एक सिंगल वैल्यू आपको वैल्यू जो है फंक्शन दे दे, और उसके बाद में ये आपके पास सिर्फ एक फाई देके, और उसके बाद सारी चीज़ें आपसे जो मैं भी करवाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें पूछी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर एनर्जी ऑपरेटर जो है आपका वो इस पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर एनर्जी ऑपरेटर क्या इस पर अप्लाई होता है तो वैल्यू क्या मिलेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये 1 पे अप्लाई होता है, इसी क्वेश्चन में सब कुछ समझ लेना, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं ना, अगर 1 पे अप्लाई होता है, ठीक है, तो क्या मिलेगा। तो आप देखिए n पे अप्लाई हो रहा है तो n बार आ रहा है, ये क्या मिल जाएगा। यही अगर 2 पे अप्लाई हो रहा तो क्या मिलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट फाई 2। यही अगर 3 पे अप्लाई हो रहा तो क्या मिलेगा, सो ऑन, चलता रहेगा ऐसा, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास वैल्यू चलती रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, क्या आ जाइए कि ये तो मैंने आपको यहाँ से डिफाइन किया, ये अभी तक क्वेश्चन चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। इन्होंने ये कंडीशन दी थी, उस कंडीशन से हमने फाई 1 फाई 2 फाई 3 के लिए अगर देख लिया चीज़ें क्या होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये देखना है, इसका पार्ट ए है वो क्या है कि ये पहले तो सबसे पहले आप देखिए कि और नॉर्मल है कि नहीं है, हाँ, इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखनी है। तो ये क्या प्रसामान्य, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, प्रसामान्य है कि या नहीं है ना। तो नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं है, इसका क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना।
नॉर्मलाइजेशन या प्रसामान्यकरण कैसे करते हैं वो आप देखिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो है इसको साई और साई की फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है, सारे के सारे ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर की फॉर्म में, तो हम इसको किस में लिखें, ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे फाइंड आउट, कि इसके ऊपर वापस इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, इसके ऊपर वापस इसी को अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि phi 1 पे phi 1 अप्लाई होगा, phi 2 पे phi 2 अप्लाई होगा। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या होगा, जब आप phi m और phi n लेते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा डेल्टा एम एन के बराबर। ठीक है, डेल्टा एम एन का मतलब क्या है कि अगर m इज इक्वल टू n है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और m नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब कितनी आएगी, वैल्यू 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो है वो क्या है, आइगन स्टेट है। तो आइगन स्टेट है तो इसके अंदर क्या है कि जब आप ये फाइंड आउट करते हैं तो ये दिमाग में रखना है आपको एक चीज़ कि ये क्या है, ऑर्थो नॉर्मल है। लिखा है क्वेश्चन में क्या है, ऑर्थो नॉर्मल। तो इसे कौन सी कंडीशन बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल, जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल जो है आपने मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर वही मैट्रिक्स, उसी का मैट्रिक्स जो है उसका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं ये वाला, तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। और अगर उसका कॉम्बिनेशन नहीं, किसी दूसरी मैट्रिक्स को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो कितना कॉम्बिनेशन आएगा, 0 कॉम्बिनेशन आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि ये क्या है, ऑर्थो नॉर्मल है। ठीक है, आगे समझ में आ जाइए। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर, ये है, इसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, तो मैं पूरा लिख के दिखा दूँ एक बार। ठीक है, तो आप ये देखिए इसका डेगर क्या होगा, है ना, इसका डेगर क्या होगा वो फाइंड आउट करता हूँ पहले। ठीक है, तो आ जाइए, ये क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 1/√19 और ये, ठीक है, प्लस 2/√19, ये प्लस रूट में 2/19 और ये प्लस रूट में 3/19 और ये, ठीक है, प्लस रूट में 5/19 और, ठीक है, इसका डेगर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, केट को ब्रे में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ ये तो नंबर है, तो नंबर तो एज इट इज रह जाएंगे, बाकी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनके बन जाएंगे। तो किस तरह से बनेंगे उनको, केट को ब्रे की फॉर्म में लिखते, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब इस फंक्शन को इस फंक्शन के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो आप देखिए कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा था, ऑर्थो नॉर्मल है, तो मतलब अगर ये जो phi 1 है, ये phi 1 पे जाएगा तो 1 देगा, बाकी सब पे क्या देगा, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि 1/√19 यहाँ से और 1/√19 यहाँ से। ठीक है, दो आ गया, 1/√19 और ये क्या मिलेगा, phi 1 प्लस इस phi 1 का phi 2 के साथ 0, इस phi 1 का इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाइए phi 2 पे, phi 2 जब इस पे अप्लाई होगा तो 0, इस पे आएगा तो क्या देगा, वैल्यू 1 देगा, तो क्या हो जाएगा 2√19 और 2√19। कहाँ से आया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, phi 2 और phi 2, बाकी phi 1, phi 3, phi 4, phi 5 0। आगे जाइए phi 3 जो है ये वाला, ये इस पे अप्लाई होगा इस पूरे पे, तो इस पे 0, इस पे 0, इस पे वैल्यू देगा, इस पे 0, इस पे 0, तो ये क्या बनेगा 2√19 और 2√19। कहाँ से आया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, phi 3 और phi 3 प्लस, नेक्स्ट 4 जाएगा तो ओनली फोर्थ पे, तो क्या है 3√19 और 3√19, 4 और 4 प्लस, आगे क्या है 5√19, 5√19, 5 और 5, ये आपके पास पूरी इक्वेशन मिलेगी। ये सारे के सारे कितने होंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ से ऑर्थो नॉर्मल कहा गया, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, सारे के सारे क्या हो जाएंगे 1। तो अब आप देखिए इक्वेशन क्या बनती है यहाँ से, तो इसको मिटा रहा हूँ एक बार। फाइनल जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/19 प्लस 4/19 प्लस √2 2/19
रूट तीन 3/19 प्लस 5/19, इनको जोड़ दीजिए। एलसीएम कितना आएगा 90। ये जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 और 5 15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10 और 5 15, यही वैल्यू है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो कितनी आ गई 15/19 जो है इसकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास। अब इसको, ये क्या है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इसे हम क्या बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। किसके बराबर होगा ए स्क्वायर के। किसके बराबर है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, अगर मैं मानता हूं तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना होगा आप देखना है ना। और वो क्या होता है जो यहाँ आपको सोल्व करने पे वैल्यू मिलती है, ये नॉर्मली क्या होगा 1 के इक्वल होता है। अगर 1 नहीं होता तो हम क्या करते हैं इसको उस पूरे साइड से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं नॉर्मलाइज करते हैं ना। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आएगी 15/19 जो है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए स्क्वायर, मान लीजिए वो ए है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है आपके पास 15/19, जो आपने पहले क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा है ना। तो ए स्क्वायर कितना आया 15/19 जो है, ऐसे इसको मोड की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरह से होगा आपके पास। ये आपके पास क्या होगी इसकी वैल्यू होगी 15/19। अब आपको क्या करना है, अगर इसको नॉर्मलाइज करना है वेव फंक्शन को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में लिखा था, तो आप क्या करेंगे √15/19 से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ही क्या हो जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और इसको लिखने का फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, कि ये होती है समीशन ए स्क्वायर और फाई एन फाई एम। ठीक है, और उससे हम फाइंड आउट करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास 15/19। इसको नॉर्मलाइज करना तो उससे रूट में करके डिवाइड में कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा उसका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये आ गया पहला कंसेप्ट जो आपका कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, इस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे। यही मान लीजिए फंक्शन होता, यही मान लीजिए क्या होता है फंक्शन होता, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, तो आप क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन वाला मैंने आपको बताया था तो वो इंटीग्रेशन करके उसको वैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाइए इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इसकी आपको फाइंड आउट करनी है कि एनर्जी वैल्यू आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आप क्वेश्चन 2 आपको अगर पूछते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, कौन कौन सी एनर्जी जो है उस वेव फंक्शन से आ सकती है। तो उसमें क्या था 5 1 5 2 5 3 5 6 है ना, 5 4 और 5 5, तो उससे क्या वैल्यू आ रही है, तो आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी होगी, ये होगी, ये होगी। ठीक है, ये क्या होंगे आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ये आपको देके पूछ लिया कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, यानी कि कौन कौन सी एनर्जी है जो इस वेव फंक्शन से मिल सकती है, तो कौन कौन सी मिल सकती है, ये वाली जो है आइगन वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, अब कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी में मिल सकती है, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी में मिल सकती है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात मैं करता हूँ। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं अब ना, इसका मुझे कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ इसका काम रहेगा अब। ठीक है, तो आते हैं प्रोबेबिलिटी। तीसरा क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी पूछता है किसकी, एनर्जी आइगन वैल्यू की। ठीक है, किसकी पूछिए, एनर्जी आइगन वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, पहले निकालूंगा P1। P1 का मतलब क्या है, इसके लिए मुझे एनर्जी आइगन वैल्यू की देखनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फंक्शन कौन सा है, इसके लिए फंक्शन है फाई 1 को इस साई पे अप्लाई कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ क्या करेंगे साई करेंगे। ठीक है, ये क्या होगी, ये होगी आपके पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो ये होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फाई 1 को किस पे अप्लाई करेंगे, फाई 1 को साई पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, फाई 1 के साथ कितना आएगा 1, और फाई 1 का फाई 2 फाई 3 फाई 4 और फाई 5 के साथ कितना आएगा 0, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा कि 1/19 इंटू 1/19 रूट में था ना, हाँ रूट में है ना। तो फाई 1 कितना था, मैं आपको लिख देता हूँ। फाई 1 जो आ रहा था उसमें क्या आ रहा था 1/√90, साई जो लिखा था ना इस तरह से हमने, तो वो आ रहा था फाई 1 प्लस, ये लिख लेते क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो ये है 2/19 2/√19 और एक है रूट में
2/19, फिर है रूट में 3/19 4 की फॉर्म में, और 5 में कितना है 5/19 है ना, 5/√19 और ये 5 वाली, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो इसके साथ में इसका क्या देखना है, ब्रैकेट लगाना, केट लगाना है। तो जैसे लगाओगे तो 5/1 का इसके साथ तो आएगा 1, बाकी सबके साथ क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल। अब देखो मैं क्वांटम मैकेनिक्स अगर पूरी एग्जैक्टली अगर उसको एक एक वर्ड को यूज़ करते हुए चलूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने करने में, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ कुछ तो आपको याद है, ABCD तो याद है क्वांटम मैकेनिक्स की, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, वेव फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो वैल्यू है जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो पोस्टुलेट मैंने आपको कराया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5/1 की कि एप्सिलॉन जो अपने पास एनर्जी आइगन वैल्यू है 5 इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर कह सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तो वो हम फाइंड आउट करने के लिए साई के ऊपर लगाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए, तो जब आप इसको इसके साथ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/√19 और 1/√19, यहाँ से 1/√19, सॉरी 5/1 है ना, तो 5/1 तो ऑलरेडी क्या आएगा यही रहेगा है ना, 1/√19, ये 5/1 इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा 5/1 इसका मोड का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना आया था साई कितना आ रहा है 15/19, तो कितना आया 15/19, ठीक है। आगे सोल्व करिए, जैसे आगे सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/19 और ये क्या जाएगा 1/15, या 19 से 19 कैंसिल तो 1/, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/15 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास, ठीक है। सिमिलरली ये निकालिए इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए कितना आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको पास, यहाँ आ जाएगा 2/19, 2/19 से 19 कैंसिल आके कितना आ जाएगा 2/50 हो गया। अब एक बार समझने के बाद बड़ा इजी है सब चीज़ें, ठीक है। थर्ड के लिए फाइंड आउट करना है P3 3/0, ये कितनी टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स आएगा तो आप देखिए, मैं लिख देता हूँ ना अगले सारे सब के लिए, है ना। इसके लिए कितना आ रहा है, इसके लिए आ रही प्रोबेबिलिटी जो आ रही P1 कितनी आ रही है 1/15, P2 कितनी आ रही है 2/15, P3 कितनी आ रही है देखते हैं, P3 कितनी आएगी, तो यहाँ क्या रखेंगे आप 3 रखेंगे, तो 3 का ये क्या है रूट के अंदर 2/19, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3, डिवाइड में क्या चलेगा तो सेम ही चलेगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके कैंसिल आउट करेंगे, अच्छा 5/1 नहीं है ना, सही है ना, इसका स्क्वायर करके सोल्व करेंगे, ये 5/3, ये पिछले वाले में भी कर लेना ना, ये पिछले वाले में भी क्या मैंने ना यहाँ पे ये 2 लिखना भूल गया था, तो ये क्या है 5/2 और 5/2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 5/3 क्योंकि बाकी सब 0 हो रहा है ना, 5/3 का बचेगा ओनली, तो 5/3 का बचेगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 19 से 19 कैंसिल आउट, ठीक है। और ये कितना बनेगा आपके पास, अच्छा ये स्क्वायर हो रहा था एक बार, सॉरी दूसरे वाले में क्या स्क्वायर हो रहा था ना, तो ये 4 टाइम्स था, है ना, तो ये 4 टाइम करना, क्योंकि देखो यहाँ से 2/19 आएगा तो 2/19 आएगा ना, 5/2 वाला वापस कर देता हूँ मैं एक बार, है ना, तो 5/2 वाले में यहाँ 2 था, है ना, तो यहाँ 2 था तो यहाँ पे कितना था 2, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है 2/19, कितना चल रहा है 2/19, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 19 का तो ये हो गया, और इसका क्या होगा 2 का 4 होगा, तो वो कितना आएगा 4/15 आएगा, वो ना कितना आएगा 4/15। अब आ जाते हैं 5/3 में, तो 5/3 में क्या हो जाएगा ये 3, ये 3 के साथ जाएगा, तो ये 3, इसका कॉन्स्टेंट कितना आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है 2/19, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है 15/19, इन दोनों को सोल्व करिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 2/19, ऊपर से ये 1 होगा, ये 15, ये 19 कैंसिल, तो 2/15, तो 5/3 कितना मिला 2/15 मिला, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाइए, कितना ये वाला, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 4 टाइम, है ना, सॉरी 4 टाइम क्या 5/4, ये भी कितना होगा 5/4, ये भी कितना होगा 4, तो ये 4 पे जाएगा तो कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है रूट में 3/19, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/19, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/19, नीचे कितना 15/19, 19 से 19 कैंसिल तो कितना आया
15। तो ये अगला कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी वो आएगी 3/15। ठीक है, अगली प्रोबेबिलिटी देखिए फिफ्थ के लिए, तो क्या आएगा इसके लिए, तो ये आएगा ये जो 5 है वो किस पे जाएगा, साई पे अप्लाई होगा, तो साई पे अप्लाई होगा तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, फिर बचा कौन सा लास्ट वाली वैल्यू कितनी आ रही है, √5/19। ठीक है, तो √5/19 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 5/19, 19 से 19 कैंसिल तो क्या मिलेगा 5/15। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास 5/15। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये वो वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी दे रही है कि जब आप इस स्टेट में हैं तो ये एनर्जी यानी कि आपको ε1 जो मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/15 है। तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन सी आ रही है, ये वाली, क्या ना कि मैक्सिमम जो है आपके पास ये वेव फंक्शन है या जो पार्टिकल किस एनर्जी स्टेट में रहेगा, जो 5वीं एनर्जी स्टेट है 5 है आइगन स्टेट, उसमें रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिमम है। उसके बाद P2 की है, उसके बाद P4 की, उसके बाद P3 की, उसके बाद P1 की, यानी कि सबसे कम किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, P1 की प्रोबेबिलिटी सबसे कम आ रही है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसी एक क्वेश्चन पे आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार अगर आप इसको करना सीख गए तो उसके बाद आगे आपको समस्या नहीं जाएगी। ठीक है ना, चलिए ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा, यही आपके पास एनर्जी स्टेट होगी या नंबर चेंज कर देंगे, बस आप खुद अपने हिसाब से नंबर चेंज करके इसको सोल्व करके आप देखें क्या वैल्यू आपके पास मिलती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मान लीजिए आपको पूछ लिया कि एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, कि इस वेव फंक्शन के लिए टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पाँच का चौथा जो भी है वो देख लेना कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। भाई ये टोटल एनर्जी थोड़ी सी होता है, आइगन वैल्यू थी, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए E = क्या होगा आपके पास P1/1। ठीक है, अच्छा P1E1 है ना, P1E1 प्लस P2E2 प्लस P3E3 प्लस P4E4 प्लस P5E5, ये हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी। ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/15 कितना आया था एनर्जी ε1 प्लस 4/15 कितना आया था 2ε0 प्लस अगला क्या है 2/15 3ε प्लस 3/15 4ε0 प्लस 5/15 और 5ε। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो ε0/15 प्लस 8ε0/15 प्लस 6ε0/15 प्लस 12ε0/15 प्लस 25ε0/15। 15 सब में कॉमन, बाकी सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे आपके पास आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा 52 है ना, 52/15 कितना आएगा 52/15, और ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। दूसरा ये हो गया 100। इसका एक और तरीका फाइंड आउट करने का, जो मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली चीज़ कह रहा था कि एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होगी, तो आप क्या करेंगे इसके लिए जो है ये करेंगे कि साई mod स्क्वायर अपॉन, वापस कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ। करना क्या है, इसके ऊपर वही आप ब्रैकेट यूज करोगे, ये जब इसके ऊपर जाएगा तो क्या वैल्यू देगा, क्योंकि आपने देखा 5/1 के साथ वैल्यू देगा, 5/2 के साथ वैल्यू देगा। दूसरा 5/1 जो है वो 5/1 के साथ जाएगा, 5/2 है वो 5/2 के साथ जाएगा, 5/3 के साथ जाएगा। तो पहले जो है आपके पास जो हैमिल्टोनियन है, ये क्या था हमारे पास, यहाँ हैमिल्टोनियन है, तो एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ ऑपरेटर क्या उसका हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, आपको जो हैमिल्टोनियन दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, ये साई है और ये क्या है पाई के ऊपर दे रखा है, और पाई के ऊपर क्या दे रखा है कि n/ε0 और n जो है वो गिवन। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट की। तो आप एक तरीका ये यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट अगर यूज़ करना चाहें बिना प्रोबेबिलिटी निकाले तो इस वाले से यूज़ कर सकते हैं। ये आप घर पे कैलकुलेशन करके लाएंगे, एग्जैक्टली वैल्यू आपको वापस क्या मिलेगी, यही आपको वैल्यू इसकी मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वही आपको ये मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि बहुत ये जो क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन में आपका पूरा दिमाग निचोड़ लिया होगा, क्योंकि समस्या ये है कि इससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल नहीं किए कभी।
ठीक है। इससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, तो यहाँ आके आपको समस्या आएगी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया, हालांकि देखिए दिमाग में रखिए मैं एक जो चीज़ कह रहा हूँ, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नेट लेवल का क्वेश्चन है, एक तरह से नेट का जो इजीएस्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए आपको कराया क्योंकि ये सारी चीज़ें कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम क्यों निकालने, इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन करके बता दिया है ताकि आपको याद दिमाग में ये रहेगा कि जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े उनका कुछ ना कुछ यूज़ है। अभी तक हमारा क्या हो रहा था कि जितने भी हमने फॉर्मूले पहले पढ़ते थे उनको रट लेते थे और उसका यूज़ हमें पता नहीं था क्या होता है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात हम करते हैं या कोई भी स्टेट है उस स्टेट से कैसे हम कोई चीज़ निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकालेंगे, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे, वो करवाने के लिए समझाने के लिए मैंने आपके ये क्वेश्चन एक लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम फिर श्रोडिंगर इक्वेशन पे चले जाएंगे, है ना। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उस पर चले जाएंगे और उसके बाद में हम जो है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स और 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स देखेंगे, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन 101% आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता, ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो दे या नहीं दे। लेकिन इससे आगे वाले क्वेश्चन, एक तो कौन सा ऑपरेटर, ये क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं तो इससे पहले वाले जो पोस्टुलेट और जो मैंने आपको ऑपरेटर लिखा है वहाँ से 100% क्वेश्चन, और उसके बाद में ये जो मैंने चीज़ें लिखाई है इस क्वेश्चन, इस सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट जो है उन वो तो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी ये मत सोचना कि आपको ये नहीं पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला तो पूछा जा सकता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए नहीं पूछा जाए वो एग्जामिनर के माइंड और स्टेट पर डिपेंड करता है, कौन एग्जामिनर होता है, ठीक है। अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स वाला अच्छा एग्जामिनर को जो पढ़ाने वाला है तो वो 100% जो है इस तरह का क्वेश्चन सिंपल सा एक छोटी चीज़ इसमें से पूछ सकता है कि हाँ ये एक्सपेक्टेशन, या पूछ सकता है कि ये पूछ ले कि 5/1 की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी। जरूरी नहीं कि पूरे प्रोबेबिलिटी पूछे, वो सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी इनमें से किसी की पूछ ले तो आपको पता होना कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या इसको और छोटा कर देगा क्वेश्चन को छोटा करने के लिए क्या है, ये आपको मैंने जैसे फंक्शन दिया था साई, वो कितने में दिया था, 5 जो है आइगन फंक्शन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन था, हो सकता है वो 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको दे दे, ठीक है। 2 का दे देंगे तो कोई समस्या नहीं है, 2 तक सॉल्यूशन होगा, आगे वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर लोग फर्स्ट ग्रेड की वीडियो देख रहे हैं तो आप नॉर्डन जेटली की जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उससे आप देख सकते हैं। उसमें ढेरों क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 जो है या 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जब मैं आपसे मिलूंगा तो हम लोग चलेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। थैंक यू वेरी मच।